नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार के जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको सरकारी नौकरी के लिए आसान और बेहतर तरीका बताया जाता है। जैसा कि करंट अफेयर का दौर जारी था और कल भी करंट अफेयर अपलोड किया गया है, उससे पहले भी करंट अफेयर अपलोड किया गया है। तो आज का जो तारीख है वो आपका 30 अगस्त है और 30 अगस्त के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपके सामने है, जिसका एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसी करंट अफेयर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कोशिश करें ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका करंट अफेयर के साथ साथ पूरा जो आर्ट्स पेपर है, साइंस पेपर है, उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि पहला सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपको देखना है, ये आपको देखना है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस अगर इंग्लिश में कहा जाए तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे की तिथि घोषणा कब की गई है, कब मनाया जाता है। तो 28 अगस्त, 1 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त। पहले आप कोशिश कीजिए कि इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे आंसर स्टूडेंट को आंसर पता होगा, नहीं पता है तो हम आपके साथ हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 30 अगस्त। इसका जो आंसर है वो आपका 30 अगस्त है, जो कि आज का तारीख है। यानी कल आपका राष्ट्रीय खेल दिवस था और आज आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है। तो आखिरकार पहले समझते हैं कि लघु लघु उद्योग का अर्थ क्या होता है। लघु उद्योग का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझ लेते हैं कि लघु उद्योग कहते किसको है। तो देखिए, लघु उद्योग करने के लिए आपका जो बिल्डिंग होना चाहिए, भवन का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, भवन का आकार ज्यादा बड़ा नहीं, यानी छोटा बिल्डिंग में भी खुल जाएगा, छोटा रूम में, एक रूम या दो रूम में आपका ये ओपन हो जाएगा। फिर इसमें सीमित पूंजी चाहिए, इसमें सीमित पूंजी चाहिए, यानी जो कैपिटल है, जैसे माने चले अगर हमको कार इंडस्ट्री खोलनी है तो आप खुद सोचिए उसका आकार कितना बड़ा होगा, फिर एकड़ में हमको चाहिए। फिर अगर पूंजी की बात करें, कार या मोबाइल फोन इंडस्ट्री अगर खोले तो आप सोचिए क्या वो लघु उद्योग होगा, फिर तो वो लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो लघु उद्योग उसे कहते हैं जिसका भवन का आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ जहाँ ओपन करेंगे लघु उद्योग, यानी एक कमरा में, दो कमरा में आराम से खोला जा सकता है, सीमित पूंजी, ठीक है। और छोटा मशीन, छोटा मशीन, यानी हमको लघु उद्योग करने के लिए बड़ा बड़ा मशीन हमको चाहिए नहीं, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, और हमको सीमित श्रमिक चाहिए, श्रमिक, यानी हमको लेबर जो चाहिए, मजदूर जो चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, उसे क्या कहते हैं, लघु उद्योग। तो आज आपको समझ में आया कि आखिरकार स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग का डिफिनेशन क्या है भारत सरकार के अनुसार। तो भारत सरकार के अनुसार डिफिनेशन ये है कि भवन का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका सीमित पूंजी यानी बहुत ज्यादा पूंजी ना लगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख से हो जाए। जो मशीन उसमें लगता है वो छोटा छोटा मशीन लगता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन नहीं लगता है। और सीमित श्रमिक, यानी इसमें आपको 15 लेबर, 20 लेबर की आवश्यकता नहीं होती, 2-3 लेबर के द्वारा भी आप लघु उद्योग खोल सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। अब सवाल आता है कि 30 अगस्त को ही राष्ट्रीय लघु उद्योग क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे इतिहास ये है कि आपका 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए विशेष नीति बनाई गई थी। लघु उद्योग के लिए भारत सरकार के द्वारा लघु उद्योग के लिए विशेष नीति, स्पेशल पॉलिसी बनाई गई थी कि लघु उद्योग का विकास कैसे करना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है कि सरकार के पास उतना सरकारी नौकरी नहीं है, इसीलिए लघु उद्योग पर भी युवा प्रोत्साहित हो। तो पहली बार लघु उद्योग के लिए जो विशेष पॉलिसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी 30 अगस्त 2000 को। इसीलिए 2001 से इसीलिए 2001 से आपका हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार राष्ट्रीय लघु उद्योग 30 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए विशेष नीति, स्पेशल पॉलिसी बनाई थी लोगों को जागरूक करने के लिए। और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दिया था कि आज से राष्ट्रीय लघु उद्योग जो मनाया जाएगा वो प्रत्येक साल कब मनाया जाएगा, 30 अगस्त को मनाया जाएगा। और याद है सर, भारत सरकार ने वर्तमान में कई सारी योजना लाया है,
लघु उद्योग के। देखिए सर, लघु उद्योग के लिए सीमित पूंजी चाहिए, लेकिन कुछ तो पूंजी चाहिए, जैसे 5 लाख 4 लाख, ये सब आएगा कैसे? तो भारत सरकार ने बहुत सारा योजना शुरू किया है, जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये योजना है दोनों, जिसके तहत आपको लघु उद्योग के लिए क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है सस्ती दरों पे। अब सवाल आता है सर कि पहले आप बताइए, ये लघु उद्योग का डिफिनेशन तो बता दिया आप कि भवन का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सीमित पूंजी होना चाहिए, छोटा मशीन होना चाहिए, सीमित श्रमिक यानी जो लेबर होना चाहिए वो सीमित मात्रा में होगा। तो आप बताइए सर, इसका उदाहरण क्या क्या है? लघु उद्योग का उदाहरण क्या क्या है? चलिए हम उदाहरण के रूप में समझते हैं कि आखिरकार किसको लघु उद्योग कहेंगे। जैसे कभी आप लोग आटा का मिल देखे हैं या आटा का चक्की देखे हैं? तो आटा का चक्की के लिए क्या लगता है, कितना मशीन आता होगा? 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बहुत है। तो वो कहाँ आएगा? और आटा का चक्की को चलाने के लिए कितना मजदूर का जरूरत पड़ता है? सोचिए, आप लोग अपना आसपास गांव में, शहर में देखे होंगे, अगर आटा पिसवाने जाते हो कितना मजदूर का जरूरत पड़ता है और लेबर का जरूरत पड़ता है? 1 से 2 बहुत है, 1 से 2 बहुत है। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि आटा चक्की जो मशीन है, आटा चक्की हो गया, मसाला पीसने वाला मशीन हो गया, मसाला पीसने वाला मशीन हो गया, फिर हस्त शिल्प कला, शिल्प कला, इस हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से जो भी बनाया जाता है, हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, बांस का टोकरी बनाया जाता है, तो जितना भी हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बना चीज है, वो कहाँ आएगा? लघु उद्योग में आएगा। जैसे अगरबत्ती, कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, तो अगरबत्ती बनाने के लिए हमको बहुत बड़ा भवन की जरूरत नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। उसका जो मसाला आता है और लकड़ी से ज्यादा पतला डंटी आता है, उसको बस करना है और प्लास्टिक में उसको डालना है। तो ये आपको कुछ लघु उद्योग का उदाहरण बता दिया गया है ताकि आप समझा पाए या समझ पाए कि सर आखिरकार लघु उद्योग कहते किसको है। तो आटा चक्की मिल हो गया, मसाला पीसने का मशीन हो गया, हस्तशिल्प कला हो गया, हैंडीक्राफ्ट जो होता है, फिर आपका अगरबत्ती हो गया, साबुन का उद्योग का बात कर ले, जो छोटे छोटे स्तर पे साबुन बनाया जाता है, तो सब किस में आता है? लघु उद्योग में आता है। आई होप ये करंट अफेयर को समझ में आया होगा। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अच्छा 2 से सीधे 3 आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 2 के देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए सर, यहाँ क्या लिखा हुआ? सप्ताह। तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो ये एक वीक में मनाया जाएगा, पूरे वीक मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? इंग्लिश में कहेंगे नेशनल न्यूट्रिशन वीक डे। यानी लोगों को अपने भोजन के प्रति जागरूक करना है कि आप जो भोजन खा रहे हैं वो जंक फूड है। जैसे आपका मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोज जो हो गया, उसमें पोषक भोजन नहीं रहता है। जो प्रोटीन होना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो विटामिन होना चाहिए, जो आपका फैट होना चाहिए, वो नहीं है, या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है। तो लोगों को अपने भोजन के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की घोषणा की है। कब? इसका जवाब है आपका 1 से 7 सितंबर। इसका जो आंसर है, एक सप्ताह है तो सर, तो कम से कम 7 दिन तो होगा, तो इसका जो आंसर है वो 1 से 7 सितंबर है। तो जल्दी से सवाल को पढ़िए। इस सवाल क्या था? हाँ, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने संतुलित आहार, स्वस्थ खाने की आदत। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हम यहाँ उद्देश्य लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारत सरकार ये क्यों मनाने की घोषणा की है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो चलिए, संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब क्या होगा? बैलेंस डाइट इंग्लिश में कहते हैं कि आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की थोड़ी बहुत मात्रा भी होनी चाहिए, उसको कहते हैं संतुलित आहार। चलिए अगला है आपका पोषण के प्रति जागरूकता। पोषण के प्रति जागरूकता यानी लोगों को समझाना है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषण नहीं है, वो जंक फूड आपके डाइजेस्ट सिस्टम को, पाचन तंत्र को खराब करने के अलावा वो कोई भी काम कर सकता नहीं है। इसीलिए इस सप्ताह देखिएगा, जितना भी सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, टीचर जो होंगे वहाँ लोग बच्चों क्या करेंगे? समझाएंगे कि आपका जो टमाटो सॉस होता है, जो इतना अच्छा दिखने में लगता है, जो इसमें आगे टमाटर का पिक्चर बना होता है लाल 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 लाल, जबकि उसमें रियल टमाटर होता ही नहीं है,
सब वो केमिकल से बना होता है, लेकिन पिक्चर जो दिखाया जाता है टमाटो केचप में, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, तो आगे जो टमाटर का जो पिक्चर बना रहता है उसमें 1% भी रियल टमाटो जो होता नहीं है, वो 100% जो होता है वो केमिकल से बना होता है, जिसको आज के जनरेशन का जो है बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक वो बड़ा चाव से खाता है। तो क्या है, पोषण के प्रति जागरूकता नहीं है, इसीलिए खाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। और अगर हम बात करें कि आखिरकार इसका थीम क्या है, थीम यानी 2025 में इसका थीम क्या था, तो इसका थीम है इट राइट फॉर बेटर लाइफ। हिंदी कर ले तो स्वस्थ जीवन हेतु सही खान पान, सही खान पान। तो ये इसका थीम है 2025 में जो बनाया जा रहा है राष्ट्रीय, या बनाया जाएगा, क्योंकि कल से आप परसों से आपका 1 तारीख स्टार्ट है। सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में जो थीम रहेगा, लोगों को समझाना है कि अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो सही खान पान करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है सर कि शरीर की 80% जो बीमारी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से यानी खाने से रिलेट होती है। अगर आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो लगभग 80% जो बीमारी होती है आम इंसान को, वो होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये बताया है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाएगा, 1 से 7 सितंबर मनाया जाएगा। जल्दी से इसको देख लीजिए आप लोग। और यार ऐसे राष्ट्रीय पोषण पोषण सप्ताह ये किस किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, यानी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री कौन कौन है, तो 2 मंत्रालय हैं सर जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की घोषणा की है। वो 2 मंत्रालय का नाम हम लिख देते हैं, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, और दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि 1 सितंबर से 1 से 7 सितंबर तक जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की घोषणा की है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें 2 मंत्रालय है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है और एक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब सवाल आता है सर कि इसके मंत्री कौन कौन है, कि महिला एवं वर्तमान में पूछेगा कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कौन है या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो पहला का जो आंसर है वो एक फीमेल है जिसका नाम है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। और स्वास्थ्य जो मंत्री है वर्तमान में वो है जेपी नड्डा, वो जो है वो है जेपी नड्डा। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में आपको समझ में आया। उद्देश्य क्या है, लोगों को जागरूक करना, संतुलित आहार और पोषण के प्रति जागरूकता। थीम क्या है, इट राइट फॉर द बेटर लाइफ, यानी स्वस्थ जीवन हेतु सही खान पान। और किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा ये, तो एक है महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय जिसके मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा। जैसा कि आपको इसको एग्जाम्पल समझाते हैं कि एक राम नाम का व्यक्ति है और उसकी एक बेटी का नाम है आपका मान के चलते हैं सोनी। तो उसने कहा कि मम्मी, और क्लास 6-4 में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो बोली मम्मी हम मिड डे मील का यानी मध्याह्न भोजन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मी बोलती है कि केवल वो मध्याह्न भोजन नहीं है, उसमें पोषक युक्त खाना है, उसमें आपको दाल मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आपको चावल मिलता है यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा मिलता है, आपको अंडा मिलता है तो अंडा में भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मध्याह्न भोजन जो है वो केवल आम भोजन नहीं है, वो एक तरह का संतुलित आहार है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं मध्याह्न भोजन के द्वारा आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का मेरा सवाल है जो जिसको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है कि वो पहला राज्य कौन था जिसने मध्याह्न भोजन को लागू किया। फिर से मेरा सवाल सुन ले, वो पहला राज्य कौन था जिसने मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया। ठीक है, अब तो पूरा भारत में लागू है, लेकिन पहला राज्य कौन था जिसने मध्याह्न भोजन को लागू किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। जैसा कि कल का पीडीएफ आज भेज दिया गया है, तो इसका भी पीडीएफ आज रात को ही भेज दिया जाएगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो बड़ा अच्छा है सर, जो क्रिकेट देखते हैं तो वो सवाल का जवाब आराम ढूंढ लेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में के सीजन के बाद, यानी इस बार 2025 का वो उन्होंने आईपीएल खेला था, सीजन के बाद
इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया है, यानी 2025 का खेला, उसके बाद क्या लिया, संन्यास ले लिया। और वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है सर, कहा जाता है सर गेंदबाजी की दुनिया में अनिल कुंबले के बाद टेस्ट में सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाले हैं वही वो व्यक्ति हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारा लोग आंसर सही देंगे। इसका आंसर है रविचंद्र अश्विन, जिसको आर अश्विन भी कहते हैं, जो CSK के लिए खेलते थे, CSK के लिए खेलते थे, फिर बीच में मुंबई इंडियंस के भी खेले हैं, लेकिन अभी जो रिटायर हुए हैं CSK के लिए हुए हैं। CSK मतलब होता है चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 सीजन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया, वो कौन है, रविचंद्र अश्विन लिए हैं, क्योंकि उनको लगा कि अब मेरा जो उम्र है, मेरा फिटनेस है, मेरा साथ नहीं दे रहा है, या बॉलिंग में बहुत ज़्यादा मेरा गेंदबाजी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने ये सोच समझ के फैसला लिया और संन्यास की घोषणा कर दी। तो चलिए थोड़ा सा हम किससे संन्यास लिया, तो IPL से संन्यास लिया। तो IPL के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, IPL के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि IPL का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, एक क्रिकेट लीग है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लीग है क्रिकेट से संबंधित। तो IPL की शुरुआत हुई 2007 में, IPL की शुरुआत हुई 2007 में, और अंतिम बार जो हुआ वो हुआ 2025 में। पहला बार जो विजेता था वो है राजस्थान रॉयल, और जो आखिरी विजेता है वो आपको पता है वो है RCB, यानी विराट कोहली का जो पहचान है वो RCB से, या RCB की जो पहचान वो विराट कोहली से है। आखिरकार RCB ने अपना जो कह सकते हैं उस पर अभिशाप लगा था कि आप कभी जीत नहीं पाई है, इस बार उसने अपने कर्ज यानी अभिशाप को तोड़ा और पहली बार विजेता बनी, कौन, RCB। तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2025 में जो लेटेस्ट जो विजेता है वो RCB है। कुल IPL यानी 2007 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा रन किसने मारा है IPL, हम एक सीजन का बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा यार कि हम 2025 के सीजन का बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं 2007 से लेकर अभी तक 2025 तक जब भी हुआ है IPL, उसमें सबसे ज्यादा रन जो मारा है वो मारा है विराट कोहली ने। इसका जो आंसर है वो है विराट कोहली। और सबसे ज्यादा जो विकेट लिया है, सबसे ज्यादा जो विकेट लिया है, सबसे ज्यादा विकेट लिया है वो है युजवेंद्र चहल, वो है युजवेंद्र चहल। तो आपको समझ में आ गया कि पूरी IPL मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, विराट कोहली ने बनाया, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, युजवेंद्र चहल ने लिया। तो आपको पता होना चाहिए ये भारत का सबसे महंगा, ठीक है, स्पोर्ट्स लीग है, ये भारत का सबसे महंगा स्पोर्ट्स लीग है। यानी जितना भी आपका प्रो कबड्डी लीग होता है, फुटबॉल प्रीमियर लीग होता है, आपका हॉकी प्रीमियर लीग होता है, तो उसमें सबसे महंगा, ये सबसे ज्यादा देखने वाला जो प्रीमियर लीग है उसका नाम क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे कॉस्टली या सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स लीग कौन सा है? ये सवाल आ चुका है सर, पिछले साल ही हम देखे थे और हम भी चौंक गए थे, इस सवाल इतना डिटेल से सवाल कैसे पूछ दिया। सवाल क्या था, विश्व का सबसे एक्सपेंसिव यानी सबसे महंगा स्पोर्ट्स लीग कौन सा है, कौन सा है? क्या आपको आंसर पता है? इसका आंसर का नाम है NFL, ठीक है। NFL का पूरा नाम है नेशनल फुटबॉल लीग। इसका जो आंसर है वो है नेशनल फुटबॉल लीग। ये USA का फुटबॉल लीग है। जिस तरह IPL एक क्रिकेट का लीग है, उसी तरह NFL जो है वो USA का स्पोर्ट्स लीग, फुटबॉल लीग है, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल फुटबॉल लीग। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ कि भारत में सबसे महंगा स्पोर्ट्स लीग कौन है, तो आंख बंद करके IPL बोलना है। लेकिन अगर विश्व का बात करें तो विश्व में सबसे महंगा जो स्पोर्ट्स लीग है उसका नाम क्या है, नेशनल फुटबॉल लीग। इसका कुल टर्नओवर जो है वो है $16 बिलियन। उसका कुल टर्नओवर क्या है, वो है $16 बिलियन, यानी प्रचार के माध्यम से, व्यूअरशिप के माध्यम से इसका जो टोटल इनकम है वो है $16 बिलियन। तब आपको मन में आ रहा होगा सर भारत में तो ये प्रथम स्थान है IPL, तो विश्व में इसका स्थान कितना है? तो यार है सर ChatGPT के अनुसार इसका स्थान चौथा है, लेकिन गूगल के अनुसार इसका स्थान है 5वां, यानी टॉप 10 में आता है, ये बात तो श्योर है। IPL टॉप 10 में आता है। और एक बात आपको बता दें कि टॉप 10 में इकलौता क्रिकेट लीग है जो आपका आता है टॉप 10 में, उसका नाम क्या है, IPL। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है बिग बैश लीग, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका T20 लीग चलता है, इंग्लैंड में भी चलता है, लेकिन दुनिया का इकलौता क्रिकेट लीग है जो टॉप 10 में आता है, वो कौन है, IPL है। तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि टॉप 10 सबसे महंगा लीग में आपका IPL भी आता है, चौथा या 5वां स्थान पे आता है। तो लेकिन सबसे महंगा आपको याद रखना है वो कितना है, वो कौन सा है, नेशनल फुटबॉल लीग है।
चलिए ठीक है। चलिए एक और सवाल, आईपीएल का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आईपीएल का चेयरमैन कौन है? कोशिश करें आप जवाब देने का, बहुत आप लोग क्रिकेट देखते हैं। चेयरमैन वर्तमान में कौन है? कोशिश करें आप लोग, बहुत इसमें जो व्यूअर देख रहे होंगे आईपीएल में क्रिकेट का बहुत जानकारी रखते होंगे, सारा टीम का खिलाड़ी आपको याद होगा, तो बताइए कि कौन है आईपीएल का चेयरमैन? तो अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, इसका नाम है अरुण, इसका नाम है अरुण धूमल। इसका नाम क्या है? अरुण धूमल है। हाँ, तो आप यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 सीजन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया? उसका नाम है रविचंद्रन अश्विन। और आईपीएल की शुरुआत पहली बार कब हुई? 2007 में। कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स, जो अभी लेटेस्ट हुआ है 2025 में, क्योंकि ये जो लीग होता है वो आपका मार्च से मई तक चलता है, ठीक है। अगर कोविड वैसा कुछ ना हो तो फिर वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये आपका मार्च के लास्ट से और मई के आरंभ में स्टार्ट होकर खत्म हो जाता है। और 2025 में कौन जीता? आरसीबी। सबसे ज्यादा रन किसने मारा? सब मिला के विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया? युजवेंद्र चहल ने। आईपीएल के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वो है अरुण धूमल। और आपको बता देते हैं कि अभी तक जितना भी आईपीएल हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बार विजेता कौन बने हैं? तो इसके सबसे ज्यादा बार जो विजेता है वो दो टीम में टाई हो गया। एक है चेन्नई सुपर किंग और दूसरा है मुंबई इंडियंस। दोनों 5-5 बार बने हैं विजेता, दोनों 5-5 बार बने हैं विजेता। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा आईपीएल सीजन किसने जीता है, तो इसका कोई अगर एक आंसर बोलता है कि मुंबई इंडियंस बोलता है या चेन्नई सुपर किंग बोलता है, तो आपको बोलना है दोनों है, ये दोनों ने 5-5 बार जीता है आईपीएल को। कौन कौन? सीएसके और मुंबई इंडियंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार देख लीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर बाद में इसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेरे अनुसार आज जो करंट अफेयर पढ़ाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा आने की संभावना क्वेश्चन नंबर 4 का है, और इसका रीजन क्या है आपको हम बता देते हैं। तो सवाल मेरा क्या है कि विश्व झील दिवस, वर्ल्ड लेक डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है 27 अगस्त। इसका जो आंसर है 27 अगस्त। तो बोले सर ये तो नॉर्मल है, इससे पहले भी तो हम पढ़े थे कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो ये दिवस है, ये दिवस है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर 27 अगस्त है, ये ठीक है, लेकिन आपको पता है ये मनाया जा रहा है किस संस्था के द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जा रहा है। और आपको पता है पहली बार मनाने की घोषणा कब की गई? 2025 में। यानी अगर हम 2024 का आज का करंट अफेयर पढ़ा रहे होते हैं ठीक 1 साल पहले, तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई दिवस था ही नहीं, ऐसा कोई दिवस था ही नहीं। इसीलिए पहली बार घोषणा 2025 में किया जा रहा है, और पहली बार राष्ट्रीय झील दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 27 अगस्त को। इसीलिए ये सवाल आने की संभावना सबसे प्रबल है, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, ये सर बहुत साल से मनाया जा रहा है। तो सवाल बहुत पूछा है उससे तो, लेकिन जो अब नया नया सवाल बनेगा तो इसी सवाल बनेगा कि किस वर्ष विश्व झील दिवस मनाने की घोषणा पहली बार की गई थी। तो केवल आपको 27 अगस्त याद नहीं करना है, आपको याद रखना है 2025। और किस संस्था के द्वारा मनाने की घोषणा किया गया? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाने की घोषणा किया गया। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर 27 अगस्त का तारीख क्यों चूज किया गया? तो इसका रीजन बताते हैं कि विश्व का पहला झील सम्मेलन जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड फर्स्ट लेक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, सम्मेलन 27 अगस्त 1984 में जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पहला झील सम्मेलन विश्व में कब हुआ था? 27 अगस्त को हुआ था। इसीलिए 2025 से आज से क्या मनाना है? 27 अगस्त को ही मनाना है विश्व झील दिवस। अब सवाल आता है सर कि विश्व झील दिवस मनाने के पीछे यूएन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है सर, लोगों को झीलों के प्रति जागरूक करना। कि झील केवल एक पानी का वाटर बॉडी नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ पानी रहे, वो पर्यावरण के आसपास पेड़ पौधा रहता है, उसको जल देता है। दूसरा, खेती के पटवन के लिए, यानी आपका खेत बगल में है तो पाइप डाल के आप बोरिंग के द्वारा या बिना बोरिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? खेतों में पानी पटा सकते हैं, बच्चा वहाँ नहा सकता है, खेल कूद सकता है, स्विमिंग सीख सकता है। तो बहुत सारा काम है। तो जागरूक करने के लिए क्या किया जाए? विश्व झील दिवस मनाया जाए। इसको एक उदाहरण समझते हैं। माने चलिए आपके गांव में एक झील है, झील में आपका बच्चा नहाता है,
पेड़ पौधा है, छाया लोगों को देता है और वहीं उसी का पानी खेतों में जाता है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, झील पे ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे खेत क्या हुआ, सूख गया और आज के डेट में वो बस एक गड्ढा बनकर रह गया है जहाँ पानी आता भी नहीं है क्योंकि बारिश भी नहीं होता है। ठीक है, तो यूएनओ ने कहा कि अब हर देश का, हर गांव का आदमी क्या मनाएगा, विश्व झील दिवस मनाएगा 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त में गांव गांव में दीवार पे लिखा जाएगा, डीएम वहाँ का रैली निकालेगा जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो अब जो झील मर गया था उसको फिर से जिलाने की कोशिश किया जाएगा। कैसे, तो वह किनारे किनारे पेड़ पौधा लगा के लोगों को जागरूक करके कि भाई साहब इसका पानी जो है इसको गंदा करना नहीं चाहिए, जो भी फैक्ट्री का इसमें धूल कण आता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है, अगर जो नाली जाता है आपका तालाब में या झील में, वो जाना नहीं चाहिए, जिससे पर्यावरण बचना चाहिए। तो इसीलिए बनाया जाता है विश्व झील दिवस। कब, 27 अगस्त को। इसका हिस्ट्री समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा झील से संबंधित कुछ सवाल जान लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे बड़ा झील, ये आंसर आपको पता होगा, वो है कैस्पियन सागर, वो है कैस्पियन सागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है, कैस्पियन सागर। दूसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी का झील, ताजे पानी का झील, वो है आपका सुपीरियर लेक। वो कौन है, सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील कहाँ पड़ता है, यूएसए और कनाडा में पड़ता है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। अब मीठे पानी या ताजा पानी झील उसे कहते हैं जिसे इंसान पी सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि पीजिएगा तो मीठा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि ताजा पानी, मीठे पानी का झील उसे कहते हैं जिसको आप पी सकते हैं। अगला, विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील, उसका आंसर है बेकॉल झील। उसका आंसर क्या है, बेकॉल झील है। और बेकॉल झील कहाँ है, रूस में है। कहाँ है, रूस में है। अगला अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, इसका जो आंसर है वो है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो बोलीविया और पेरू में पड़ता है, जो बोलीविया और पेरू में पड़ता है। तो देखिए सर, सवाल क्या था, विश्व का झील दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर 27 अगस्त था। और इसके साथ हमने क्या किया कि जितना भी झील से संबंधित सवाल है उसका सवाल का जवाब आपको दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो मेरा सवाल क्या है, द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। अब सवाल आता है कि ये सवाल क्या कह रहा है सर, ये चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। पर्यटन सम्मेलन 2025, इसका आंसर क्या है, उज्जैन। आपको पता है उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहीं पर है, महाकालेश्वर मंदिर है। और किस नदी पर है, शिप्रा नदी पर है। किस नदी पर है, शिप्रा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अब सवाल आता है, सर सवाल ये क्या रहा है, सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको पता है सर, अगर आपकी जगह पर हम भी उस उम्र में रहते तो हमको भी इस टेक्निकल टर्म है ना, आध्यात्मिक जो है वो टेक्निकल टर्म है, चलिए समझाते हैं। द्वितीय मतलब ये पहली बार भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो पहली बार जो आयोजन इसका हुआ, पहली बार वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 2024 में। और वो कहाँ हुआ, अयोध्या। वो कहाँ हुआ, अयोध्या में। अयोध्या को परिचय का मोहताज नहीं है, क्यों किया गया होगा, अयोध्या में राम मंदिर बना था। तो पहली बार 2024 में आयोजन किया गया और दूसरी बार कब किया गया, 2025 में। कहाँ, महाकालेश्वर। अभी सवाल क्या कह रहा है, देखिए सर, आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, जो अपने धर्म को शांतिपूर्ण मानता है, शांतिपूर्ण तरीके से मानता है कि अगर कोई गरीब है उसका मदद करना है, दूसरे खुशी में अपना खुशी ढूंढना है, धार्मिक यात्रा करना है, तो उसको हम बोलते हैं ना आध्यात्मिक, इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल। अगर इसका इंग्लिश में किया जाए तो सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 में कहाँ आयोजित किया गया, इसका आंसर है उज्जैन। तो पहले वर्ड को समझते हैं, वैश्विक मतलब पूरे विश्व भर में, आध्यात्मिक मतलब समझ में आ गया धर्म से संबंधित रखता हो कि इंसान पाप रहित होना चाहिए, लोगों के प्रति दया रखना चाहिए, तो ये अध्यात्म कहता है। और सब अध्यात्म को धर्म ही मान लेते हैं, जबकि अध्यात्म अलग है और धर्म अलग है। तो लोग अध्यात्म को पाने के लिए धार्मिक यात्रा करते हैं। जैसे हिंदू हैं
तो भारत में वाराणसी जाएंगे, 4 धाम जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। वहीं अगर मुस्लिम है तो अजमेर शरीफ जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली के जाएंगे, या अगर विश्व स्तर की बात किया जाए तो मक्का मदीना जाएंगे, हज यात्रा जिसको कहते हैं वहाँ जाएंगे। अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आपका जाएंगे जेरूसलम जाएंगे। अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो बौद्ध गया जाएंगे, आपका पोरबंदर जाएंगे, पोरबंदर बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी जाएंगे, पोरबंदर में तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। अगर जैन धर्म का बात किया तो पावापुरी जाएंगे जहाँ उनकी मृत्यु हुई है। तो अगर कोई यात्रा करता है तो उसको आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। और अगर मान के चले हम अयोध्या गए तो अयोध्या जाएंगे तो वहाँ टिकट खरीदेंगे मंदिर जाने का, फिर वहाँ प्रसाद खरीदेंगे, फिर वहाँ रूम लेंगे, तो इससे क्या मिला, पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। यानी जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो केवल अध्यात्म केंद्र नहीं है, प्लस वो क्या है, पर्यटन का भी केंद्र हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म के तर्ज पर किसको बढ़ावा मिलना है, पर्यटन को बढ़ावा मिलना है। तो उम्मीद करते हैं अध्यात्म मतलब क्या हुआ, तो पहला आध्यात्मिक विश्व आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और दूसरा जो 2025 में हुआ वो कहाँ हुआ, उज्जैन में हुआ। लेकिन आपको पता है एक बात कि उज्जैन में जो द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन हुआ उसका नाम क्या है, उसका नाम है रूमैंटिक। इसका नाम सुन के तो हम भी चौंक गए। एक बार हम कंफर्म करना चाहें कि आगे क्या सही में इसका नाम यही है कि कुछ और नाम है। तो गूगल में, जेमिनाई में, चैट जीपीटी में सब जगह पढ़े तो इसका नाम यही है कि 2025 में जो उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन हो रहा है उसका नाम क्या है, वो है रूमैंटिक। तो एक तो आप शब्द समय है रोमांटिक, आम तो बोलता है रोमांटिक मूवी देखना है तो जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसको रोमांटिक मूवी कहते हैं। तो यहाँ रूमैंटिक है, रूम मतलब होता है अंतरात्मा, आपका जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण करना है। यहाँ किसी से प्यार नहीं करना है, प्यार एक ऐसे इंसान से करना है जो कभी दिखता ही नहीं है, ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है। इससे जो प्यार होना चाहिए वो आपका शारीरिक प्यार नहीं, वो आपका रूहानी प्यार होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है, रोमांटिक, रोमांटिक नहीं रूमैंटिक। तो सवाल आने संभावना तो बड़ा प्रबल है कि आखिरकार द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन जो 2025 में उज्जैन में हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, रूमैंटिक था। और पहली बार कब आयोजन किया गया, 2024 में, और कहाँ किया गया, अयोध्या में। आखिरकार सवाल आता है कि सर वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो नाम में यहाँ रखा हुआ है पर्यटन, तो ये किया जाता है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में पर्यटन मंत्री जो हैं वो पहले सोचिए कि वर्तमान में कौन पर्यटन मंत्री है, हु इज द करेंट टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोचिए, दिमाग लगाइए सर, अगर ये भी नहीं आता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतना बेसिक सवाल कैसे नहीं आता है। बिहार का, भारत का जो पर्यटन मंत्री है उसका नाम आपको नहीं आ रहा है तो सोचिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चलिए इसका जो नाम है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। जो सही जवाब दिए हैं बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत, यही है वर्तमान में आपका पर्यटन मंत्री। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया। पहली बार कब मनाया गया था, 2024 में, कहाँ मनाया गया था, अयोध्या में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल आज का मेरा, अगर इंसानियत देखा जाए तो इंसानियत ये कहता है कि केवल अमीरों के प्रति आपके सरकार जो है उसका नीति ना हो। जैसा कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि अडानी अंबानी की पार्टी है, ठीक है। अब क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार को गरीबों के गरीब जो जितना भी निर्धन है उनके प्रति दयालु तो होना ही चाहिए, और वही कारनामा किया है एक राज्य की सरकार ने। अब ये सवाल पढ़ लेते हैं, अब ये सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है, किस राज्य की सरकार नगर पालिका कर्मचारी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम करते हैं, नाली साफ करते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं, उसको कहते हैं नगर पालिका कर्मचारी, को 1 करोड़ रुपए जीवन बीमा प्रदान करने की घोषणा की। अब बताइए सर, कितना प्यारा सवाल है कि आप लोग जो नगर पालिका जो कर्मचारी होता है, जो गटर साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, अपना जीवन जोखिम में डालते हैं, ठीक है, जीवन जोखिम में डालते हैं, उनको एक राज्य ने घोषणा किया है कि उसको क्या दिया जाएगा, 1 करोड़ दिया जाएगा अगर उनकी मृत्यु होती है तो। जीवन बीमा मतलब क्या हो गया सर, लाइफ इंश्योरेंस है, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हिंदी में कहते हैं जीवन बीमा। यानी उनके मरने पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का दिया जाएगा, आपका राहत राशि दिया जाएगा। ये घोषणा किया गया है दक्षिण भारत के एक राज्य जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकार। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ रहा होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं जो सड़क साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, हो सकता है नाली साफ करते को तो कोई सांप काट ले, कीड़ा काट ले, या नाली गड्ढा हुआ वहीं पर चले जाएं, खैर भगवान ना करे कभी ऐसा हो,
लेकिन अगर ऐसा होता है, जो कि सर न्यूज में आते रहता है, न्यूज में आते रहता है, ठीक है, तो उनको उनके परिवार को कितना दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपया राशि दिया जाएगा। किस राज्य के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान में जो राजधानी है वो है अमरावती, उसका नाम क्या है, अमरावती है। तो अ से आंध्र प्रदेश और अ से अमरावती। और आपको बता दें सर, इस भाषाई आधार पे, भाषाई आधार पे गठन होने वाला भारत का जो पहला राज था वो आंध्र प्रदेश ही था, राज था वो आंध्र प्रदेश था। कब गठन हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में। अगर किसी स्टूडेंट को पॉलिटी जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं कि देश की आज़ादी के बाद धर्म समस्या था, क्योंकि धर्म के आधार पर पलायन हो रहा था, दंगा हो रहा था, धर्म के हिंदू मुस्लिम के हो रहा था, गरीबी समस्या था, भुखमरी समस्या था। लेकिन उसके साथ एक और समस्या उत्पन्न हुई थी, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के आधार पर। क्योंकि पहले क्या था, अंग्रेजों के जमाने में एक ही राज्य में 3-4 भाषाएं बोली जाती थी। तो जिस राज्य का में पहले से ही जनसंख्या अधिक था, तो वो राज्य चाहता था कि मेरा ही भाषा सभी लोग बोले। तो इसी में क्या हुआ कि दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश, जो पहले मद्रास राज्य में आता था, यानी तमिलनाडु में आता था, उनका कहना था कि हम तमिल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले ये मद्रास में था तो आंध्र प्रदेश तो उस समय था नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को बोलना पड़ता था तमिल। जबकि आंध्र प्रदेश के लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, वर्तमान में क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। तो इनका कहना था कि हम अपना ही भाषा बोलेंगे, इसीलिए हमको मद्रास से अलग एक नया राज्य चाहिए। तो भाषाई आधार पर इनको राज्य बनाया गया। कब, 1 अक्टूबर 1953 को। तो पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर बना था, और डेट सहित आपको बोलना है, 1 अक्टूबर 1953 को। फिर आपको पता है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, और इसको पुनः राज्य का दर्जा मिला, इसको पुनः राज्य का दर्जा मिला। कब, 1 नवंबर 1956 को। तो भाषाई आधार पर राज्य कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि एक राज्य को भाषा का नाम देने पर सारा राज्य मांग करने लगेगा, तो फिर से इसको एक अलग राज्य बनाया गया। तो एक अलग राज्य तो 1 अक्टूबर में बन गया था, लेकिन बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, अब ओरिजिनल देते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कई सारे राज्य का निर्माण किया गया, उसमें आंध्र प्रदेश फिर आया। और आंध्र प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना। और आपको पता है इसका फिर से बंटवारा हुआ 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से ही बांटकर क्या बना, तेलंगाना बना। क्या बना, तेलंगाना बना। जो कभी आंध्र प्रदेश के 2014 से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन 2 जून 2014 के बाद हैदराबाद कहाँ चला गया, तेलंगाना में चला गया। और वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना भी बना, और तेलंगाना का जो भूभाग अलग करके जो बचा वो आंध्र प्रदेश बचा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। चलिए तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए। चलिए इसके सीएम के बारे में जानते हैं। इसके सीएम यानी कौन है, इसके सीएम जो है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू। और यार दक्षिण भारत का इकलौता ये राज्य है जहां पर बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी की सरकार है। आपको केरल में देखिएगा ना, बीजेपी का पूर्ण शासन है, ना ही गठबंधन है। तमिलनाडु में वही हाल है, कर्नाटक में वही हाल है। तो दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है आंध्र प्रदेश जहां पर बीजेपी सरकार का शासन है, गठबंधन से ही है लेकिन शासन तो है। सीएम कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। और आपको पता है उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कोई आम आदमी नहीं है सर, दक्षिण भारत के सुपरस्टार है जिसका नाम है पवन कल्याण, जिसका नाम है पवन कल्याण। तो आपको ये बताना है कि पवन कल्याण का कौन सा मूवी आपका फेवरेट है। कमेंट बॉक्स में जवाब दे, जो आज तक नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। तो आपको बताना है पवन कल्याण का एक बहुत अच्छा मूवी है, तो आपको बताना है कि पवन कल्याण का कौन सा मूवी आपका फेवरेट है। तो सीएम का नाम चंद्रबाबू नायडू है, उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पवन कल्याण। अब राज्यपाल का नाम जान लेते हैं, क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का नाम जान लेते हैं। तो राज्यपाल का नाम है सैयद अब्दुल नाजीर, सैयद अब्दुल नाजीर। ये आपके राज्यपाल का नाम है, कहाँ के, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर आंध्र प्रदेश का विधानसभा सीट अगर हम आपको बताएं कि विधानसभा सीट कितना है, तो यहाँ विधानसभा जो सीट है VS लिख देते हैं, वो है 178, 175। विधानसभा सीट क्या है, 175।
और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसका सीट है आपका 58। तो यहाँ पर विधानमंडल जो है वो दो सदनीय है। यहाँ विधानसभा भी है, जिस तरह बिहार में है विधानसभा सीट कितना है 175 और विधान परिषद सीट कितना है 58। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित जो सवाल है, तो सवाल कितना अच्छा था। किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया जीवन बीमा देने की योजना की गई? आंध्र प्रदेश सरकार है। और आंध्र प्रदेश के बारे में जितना भी बताना चाहिए था आपको बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल सुनिए। ये सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है सर। वर्तमान में इसका जरूरत है आपका। किस देश ने 2026 से यानी 25 को घोषणा किया गया और ये लागू कब होगा 2026 में। किस देश ने 2026 से स्कूल कक्षाओं में यानी स्कूल क्लासरूम में मोबाइल फोन पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। यानी इस देश ने कहा कि भाई साहब फरवरी 2026 से कि जितना भी उस देश में स्कूल होगा वहां कोई बच्चे फोन या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका हो गया, आपका डिजिटल वॉच हो गया, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो है दक्षिण कोरिया। इसका आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सरकार का कहना था कि जो बच्चा जो स्कूल में भी क्या होता है, जैसे मान के चलिए 5 पीरियड है तो एक पीरियड खत्म हुआ तो बच्चा फट से फोन निकाला और 5 मिनट इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह से चला गया। इससे क्या हो गया, उसका मानसिक जो है मानसिक कमजोरी हो गया, फिर उसका नींद उससे खराब होता है। आप भी देखे होंगे सर, जो यहाँ फोन चलाते हैं, बहुत ज्यादा चलाते हैं, अगर रात में बहुत ज्यादा फोन चलाने लगते हैं तो आपका नींद क्या होता है, खराब हो जाता है। फिर मॉर्निंग में उठते हैं तो चिड़चिड़ा जैसा होता है। तो इसीलिए पाया गया है, नॉर्थ साउथ कोरिया में पाया गया है कि जो लोग हैं, बच्चे हैं वहां 2-2 बजे 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहीं सुबह उठते हैं तो उनका पूरा जो आंख है वो लाल नजर आता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा, जो कि सही स्टेप भी था कि किस देश ने 2026 में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पे प्रतिबंध लगा दिया, वो दक्षिण कोरिया है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। राजधानी जो है वो आपका है सियोल। और एक बात बता दें सर, जिस तरह भारत पाकिस्तान एक कट्टर दुश्मन है, उसी तरह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी एक कट्टर दुश्मन है। जैसे माने चले ये है उत्तरी कोरिया और इसके नीचे जो है वो है दक्षिण कोरिया, वो क्या है, दक्षिणी कोरिया। और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है आपका रेड क्लिफ लाइन। तो आपको पता है दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया के बीच भी एक सीमा रेखा है, उत्तरी कोरिया के बीच भी क्या है, एक सीमा रेखा है, जिसका जो नाम है वो आपका है 38वीं समानांतर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं 38 पैरेलल लाइन कहते हैं। खूब आया है सर, घर जाके देखिए और आपको पाया जाएगा कि सवाल कितना बार आया है, ये सवाल कितना बार आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को कौन बांटता है, वो 38वीं समांतर रेखा यानी 38वीं पैरेलल लाइन बांटता है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, वो आपका सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, वो आपका सियोल है, याद रहेगा। और याद रखना है सैमसंग जो है, जैसे मेरे पास जो फोन है वो सैमसंग का है, सैमसंग जो फोन है वो कहाँ का मूल कंपनी है, वो है दक्षिण कोरिया का। जैसे एप्पल जो है वो आपका यूएसए कंपनी है, तो सैमसंग जो फोन बनाती है, टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है, बहुत कुछ बनाती है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। तो सैमसंग कहाँ कंपनी है, वो दक्षिण कोरिया जैसा छोटा देश का कंपनी है। सोचिए सर कितनी बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कितनी बड़ी नाम है आपका सैमसंग। तो सैमसंग कहाँ कंपनी है, दक्षिण कोरिया। राजधानी क्या है, सियोल। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया कौन रेखा बांटती है, 38वीं समांतर रेखा बांटती है। अगर हम दक्षिण कोरिया के पीएम का बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो याद रखना तो पड़ेगा सर कि दक्षिण कोरिया एक बहुत संपन्न देश है, छोटा आकार में है लेकिन इसका जीडीपी सब कुछ बहुत हाई है। तो दक्षिण कोरिया के जो पीएम का नाम है, उनका नाम है, नाम बड़ा प्यारा है, किम मिन सियोक। ठीक है, क्या नाम है, हिंदी करते हैं, किम मिन सियोक, ये नाम है। तो राजधानी सियोल है और मुख्य प्रधानमंत्री का नाम क्या है, सियोक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, किम मिन सियोक। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है सर, देखिए सर, भारत की स्कूल में भी प्रतिबंध, लेकिन भारत सरकार ने ये आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है, बस स्कूल ने अपना नियम बना लिया। हर स्कूल ने, सेंट जोसेफ है, डीएवी है, माउंट कैमरल है, डॉन बॉस्को है, सेंट जेवियर, सब ने अपना नियम बना लिया। ठीक है, कि हमारे स्कूल में फोन प्रतिबंध है, लेकिन जब तक सरकार, माने चलिए बहुत सारा स्कूल जिसने ये प्रतिबंध नहीं लगाया होगा तो, लेकिन अगर कोई भारत सरकार नई मोदी आके घोषणा कर देते हैं जितना भी स्कूल है वहां फोन प्रतिबंध हो जाएगा, यानी मतलब हर स्कूल को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्रिंसिपल को मन हो या मन ना हो, उनको अपने स्कूल में फोन पर बैन लगाना ही पड़ेगा।
तो थोड़ा बहुत स्कूल में बैन था, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं था, ऑफिशियली नहीं था। लेकिन ऑफिशियली पीएम जिसका नाम है किम मिन सियोक ने, उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि बैन किया जा रहा है स्कूल। आपको क्या लगता है, ये घोषणा सही है कि गलत है? अब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना जवाब दे। चलिए अब आते हैं आज का आखिरी सवाल। अब आते हैं आज का आखिरी सवाल कि कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त, यहाँ उच्चायुक्त होगा सर, जो राजदूत होता है ना, राजदूत जो होता है उसी को, एम्बेसडर को ही बोला जाता है उच्चायुक्त। कनाडा के, या बिंदु नहीं होगा, कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त कौन बने? तो इसका आंसर जो है वो है दिनेश पटनायक। इसका जो आंसर है वो कौन है? दिनेश पटनायक। तो ऐसे एग्जाम में आएगा कनाडा के भारतीय राजदूत कौन बने या कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त कौन बने, उसका नाम क्या है? दिनेश पटनायक। और आपको राजदूत क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि जो दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजदूत कहते हैं। यानी भारत का प्रतिनिधित्व कनाडा में कौन करेगा? दिनेश पटनायक करेगा। और कनाडा में जो भी भारतीय रहते हैं, अगर उनका जो भी समस्या हो वो कहाँ जाएंगे? वो भारत के दूतावास में जाएंगे और प्रमुख अधिकारी का नाम क्या है? दिनेश पटनायक। तो सर संबंध अच्छा करने के लिए इतिहास गवाह है कि राजदूत का आना जाना लगा हुआ रहा है, क्योंकि भारत का पहला जो राजदूत था जो विदेश से आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। जो हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता है कि भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसने भेजा था? वो भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, जो कि सिकंदर का सेनापति था, जो सिकंदर का सेनापति था। तो बहुत सारे राजदूत आए, आपका सर टॉमस रो आया, विलियम जोन्स आया, तो बहुत लंबा लिस्ट है सर। तो लेकिन पहला कौन बना? तो पहला तो मेगास्थनीज थे, उसके फाइयान, सिंह, तो लंबा लिस्ट है। तो कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त कौन बने? दिनेश पटनायक। और कुछ दिन पहले आपको हम लिखवा चुके हैं कि यूएसए में भारतीय राजदूत कौन है? यूएसए में भारतीय राजदूत कौन है? उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। उसका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बड़ा देश है। क्योंकि सर पहला जो है वो रूस है, पहला जो है वो आपका रूस है। अगर कनाडा की बात किया जाए, कनाडा की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी का बात किया जाए वो है मैकेंजी नदी। वो कौन है? मैकेंजी नदी है। तो लॉन्गेस्ट, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपका गंगा है, उसी तरह कनाडा की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? मैकेंजी नदी है। अगर कनाडा का सबसे बड़ा झील का बात किया जाए, सबसे बड़ा झील का बात किया जाए कनाडा का, तो वो है ग्रेट बियर लेक। वो कौन है? ग्रेट बियर लेक है। तो कनाडा का सबसे बड़ा झील कौन है? ग्रेट बियर लेक। देखिए कनाडा का गूगल मारिएगा ना, सर्च मारिएगा, तो वहां पर सुपीरियर झील दे देगा। लेकिन सुपीरियर झील क्या है? यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है, तो आप पूरी तरह नहीं बोल सकते हैं कि कनाडा में वो पूरी तरह है। तो अगर गूगल पे सर्च मारिएगा तो वहां नीचे दे देगा कि इंटायरली जो पूरी तरह कनाडा में स्थित है, उसका जो आंसर है वो है ग्रेट बियर लेक है। और जिस तरह, एक बात याद रखें सर, जिस तरह भारत अंग्रेज से आजाद हुआ उसी तरह कनाडा किससे आजाद हुआ? कनाडा भी इंग्लैंड से आजाद हुआ। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा है कनाडा की राजधानी, क्या है? ओटावा। लेकिन सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा जो शहर है वो टोरंटो है। सबसे बड़ा शहर, द बिगेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, वो कौन है? टोरंटो। टोरंटो है। तो याद रखना है सर कि कनाडा की राजधानी ओटावा, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन है? टोरंटो। सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है, सबसे बड़ा जो झील है वो ग्रेट बियर लेक है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो एक और सवाल, कनाडा के भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हैं, पहले हमेशा चर्चा में रहते थे जस्टिन ट्रूडो, वर्तमान में चेंज हो गए हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री चेंज हो गए। तो जिसको जिसको पता है तो मन में लाइए, देखते हैं करंट अफेयर कौन ज्यादा पढ़ा है ईमानदारी से। तो आप, मेरा सवाल है कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? तो इस सवाल का जवाब दें, अगर नहीं है तो हम बताते हैं। इनका नाम है मार्क कैर्नी, ठीक है। तो कनाडा के पीएम का जो नाम है, पीएम का नाम ऊपर लिख देते हैं, पीएम का जो नाम है वो है मार्क, MARKCARNEY, मार्क कार्ने। तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मार्क कार्ने। राजधानी है ओटावा, सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। और किससे आजाद हुआ? इंग्लैंड से आजाद हुआ
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा देश है वो आपका है रशिया। सबसे लंबी नदी कौन है? वो है मैकेंजी। सबसे बड़ा झील कौन है? वो है ग्रेट बैरियर झील। तो उम्मीद करते हैं सर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर के लिए आज इतना ही है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा करना था, कल जो संडे का दिन आने वाला है, जितना भी रोजगार का क्लास का परिवार है उसके लिए सबसे बड़ा दिन जो होने वाला है वो संडे होने वाला है। कल आपका 31 अगस्त है। कल एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे आप सभी के लिए, जो आपके मन में आपके इस क्लास के प्रति एक नया उत्साह पैदा करेगा। और वो घोषणा क्या होगा वो जल्द ही जल्द कल वीडियो बनाया जाएगा, जो आपको जान के शॉकिंग हो जाएगा कि इंडिया में, पूरी इंडिया में इस तरह का कोई भी अभी तक प्रोजेक्ट नहीं लाया गया है, कोई क्लास नहीं लाया गया है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा मेहनत कर रहे हैं सर हम कि इस क्लास को और कैसे बढ़ाया जाए। जो दूर दराज में बैठे हैं, जो एक अच्छे क्लास की तैयारी में लगे हुए हैं कि कौन एक ऐसा जेन्युइन क्लास मिले जो केवल नाम से बड़ा ना हो, काम से ही बड़ा हो। तो कल आपको हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि एक नया कोर्स निकालने जा रहे हैं मंडे से। तो कल अनाउंसमेंट किया जाएगा उस कोर्स के बारे में और मंडे से ये लागू हो जाएगा। आखिरकार वो कोर्स क्या होगा, वो कोर्स फ्री में दिया जाएगा कि मिनिमम फी लगेगा, पहले हम कोर्स का चर्चा करेंगे कल और बताएंगे कि फ्री में होगा या उसका कुछ न्यूनतम फी लिया जाएगा। तो कल दिल को थामे रखिए, कल आप लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, या रोजगार के जुगाड़ के क्लासेस के लिए कल बहुत बड़ा दिन होगा। तो आज की सेवा यहीं समाप्त हुई और जो भी आपको पढ़ाया गया है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे, अगर सवाल किया गया है और कुछ भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दे। तो आज की सेवा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।